आज हम पिछले साल के पेपर को डिस्कस करने जा रहे हैं, पावर थेफ्ट एंड एनर्जी मैनेजमेंट को। तो फर्स्ट क्वेश्चन है आपका, द जुडिशियस एंड इफेक्टिव यूज ऑफ एनर्जी टू मैक्सिमाइज प्रॉफिट एंड एनहेंस कम्पिटिटिव पोजीशन, दिस कैन बी डिफिनीशन फॉर। तो जैसा आपको पता होगा कि जो एनर्जी मैनेजमेंट होता है उसका काम होता है कि मिनिमम लॉसेस हो, एनर्जी को मैनेजमेंट करना होता है मेन तो काम उसका। और एनर्जी को किस तरह से मैनेजमेंट करता है, एनर्जी को इस तरह से मैनेजमेंट करता है ताकि जो हमारा इनपुट हो मिनिमम हो और आउटपुट मैक्सिमम हो, और लॉसेस को मतलब मेन मकसद है उसका लॉसेस को कम करना। तो ये आपका जो इफेक्टिव यूज है एनर्जी का, इफेक्टिव यूज मतलब कि लॉसेस कम करके यूज करना उसे, और मिनिमम इनपुट देना और मैक्सिमम आउटपुट प्राप्त करना। तो ये आपका जो ये मेन काम एनर्जी मैनेजमेंट का काम होता है। तो आंसर एनर्जी मैनेजमेंट हो जाएगा यहाँ से। हमारा सेकेंड क्वेश्चन है, द रोल ऑफ द एनर्जी मैनेजर इज। जो एनर्जी मैनेजर का जो रोल है वो किसी भी इंडस्ट्री में एनर्जी को पहले तो मैनेजमेंट करना। कभी कभी एनर्जी मैनेजमेंट करते करते वो क्या करता है कि प्रोडक्शन की प्रोसेस को भी बताता है कि इस तरह से प्रोडक्शन किया जाए एनर्जी को, ताकि जैसे कि लॉसेस कम हो पाए, और उसको क्या बोलते हैं। तो इसलिए जो एनर्जी मैनेजर को वो प्रोडक्शन मैनेजर भी बोलते हैं और प्रोजेक्ट मैनेजर भी बोलते हैं। प्रोजेक्ट मैनेजर इसलिए बोला जाता है क्योंकि किसी मान लीजिए कोई कंपनी है, ठीक है, अब मान लीजिए कोई कंपनी है, एक मैनेजर है, मान लीजिए एक छोटा सा पावर प्लांट है, तो क्या बोलेगा कि हमें 2 किलोवाट हमें पावर सप्लाई चाहिए, 2 किलोवाट हमें पावर जनरेशन करके दो किसी भी मान लीजिए कि विंड पावर से। तो वो एनर्जी मैनेजर होगा, वही आपका मैनेजमेंट करेगा किस तरह से हमें 2 किलोवाट उसको बिजली देना है, मतलब इलेक्ट्रिसिटी देना है। तो क्या इस तरह से उसको इसलिए एनर्जी मैनेजर को प्रोडक्शन मैनेजर एंड प्रोजेक्ट मैनेजर भी कहते हैं। क्योंकि वो प्रोजेक्ट मैनेजर इसलिए कहा जाता है क्योंकि वो किसी भी प्रोजेक्ट को एग्जीक्यूट करता है। 2 किलोवाट यदि जनरेट करना है तो 2 किलोवाट जनरेट करेगा। तो ये इसलिए इसका ऑप्शन क्या हो जाएगा, एज वेल एज कॉल्ड एज ए प्रोडक्शन मैनेजर एंड प्रोजेक्ट मैनेजर। हमारा थर्ड क्वेश्चन है, द रेशियो ऑफ करेंट ईयर प्रोडक्शन टू द रेफरेंस ईयर प्रोडक्शन इज कॉल्ड एज ए। तो इसे प्रोडक्शन फैक्टर बोलते हैं। प्रोडक्शन फैक्टर जैसा क्या होता है कि किसी भी कंपनी में प्रोडक्शन करना है, ठीक है, तो किसी एक ईयर को हम क्या मानते हैं, रेफरेंस मानते हैं। तो यहाँ पर रेशियो ऑफ करेंट ईयर जो जिस करेंट ईयर का हमें निकालना है, और किसी से रेफरेंस ईयर को मानकर हम एक स्टैंडर्ड अपने से मान लेते हैं। तो उस स्टैंडर्ड के अकॉर्डिंग हमें प्रोडक्शन फैक्टर मिल जाता है। जैसा कि आपने कभी पावर सिस्टम में पढ़ा होगा आप, पर यूनिट सिस्टम क्या होता है, किसी एक को क्या मानते थे, बेस मान लेते थे। एक मान लीजिए एक हाई वोल्टेज है, एक लो वोल्टेज है, तो किसी एक वोल्टेज को रेफरेंस मान लेते थे, बेस मान लेते। तो इसलिए रेफरेंस ईयर इसमें माना जाता है। तो इसको भी बोलते हैं क्या, प्रोडक्शन फैक्टर। और फोर्थ क्वेश्चन का मैं डायरेक्ट इसका आंसर दे रहा हूँ, इसे सॉल्व नहीं करेंगे, ये न्यूमेरिकल है। तो इसका आंसर हो जाएगा आपका 2 लाख। और 5 क्वेश्चन है आपका, है 1 यूनिट ऑफ इलेक्ट्रिसिटी इज इक्विवेलेंट टू KCL हीट यूनिट। तो 860 हो जाएगा इसका आंसर। मतलब कि आपका 1 यूनिट इलेक्ट्रिसिटी इज इक्वल टू 860 KCL हीट यूनिट। और 6 क्वेश्चन है आपका, दी बेंच मार्किंग पैरामीटर फॉर एयर कंडीशनर इक्विपमेंट इज। तो इसका ऑप्शन हो जाएगा आपका किलोवाट पर टन ऑफ रेफ्रिजरेशन। जो आपको पता होगा कि आपका जो फ्रिज होता, आपके घरों में यदि एसी लगा होगा तो एसी की रेटिंग क्या होती है, टन में होती है। एक टन 2 टन ऐसे होता है। तो मतलब एक टन इसलिए होता है कि टन
का मतलब होता है कि अगर 1 टन का है तो क्या होता है कि वो आपका 1000 आपका 1000 हीट, सॉरी 1000 KCl हीट आपका रिमूव करेगा वो किसी भी इंडस्ट्री में। मतलब 1 किलो कैलोरी हीट क्या करेगा, वो रिमूव करेगा अगर एक टन का आपका रेफ्रिजरेटर है तो इसलिए जो आपका फ्रिज मतलब एसी होता है वो किलोवाट, अरे वो टन में होता है रेफ्रिजरेटर। लेकिन यहाँ पर बेंच मार्किंग पैरामीटर फॉर एसी कंडीशनर इक्विपमेंट इज किलोवाट टन ऑफ रेफ्रिजरेशन, इसका आंसर हो जाएगा। और 7 क्वेश्चन है आपका, इन ए प्रोजेक्ट मैनेजमेंट वर्क ब्रेक डाउन स्ट्रक्चर डिफाइंड एज है। तो इसमें क्या होता है कि जैसे मान लीजिए कोई भी प्रोजेक्ट है, ठीक है, मान लीजिए एक छोटा सा प्रोजेक्ट मान लेते हैं, आपने फाइनल ईयर में है तो फाइनल ईयर में कोई प्रोजेक्ट किया होगा। तो प्रोजेक्ट में हमारा जो मेन मकसद है, जो मेन ऑब्जेक्टिव है कि उसे एक यूनिक रूप में, एक यूनिक जो हमारा मेन ऑब्जेक्टिव, मान लीजिए एक कंपनी मान लेते हैं, मान लीजिए हमें क्या है, साबुन बनाना है, ठीक है। तो साबुन बनाने का मतलब मेन मकसद है हमें पैकिंग तक जाना है। तो डिफरेंट पार्ट में क्या होता है कि डिफरेंट पार्ट में उसके वर्क को डिफाइन की मतलब अलग अलग कर लिया जाता है। लेकिन जो हमारा जो मेन ऑब्जेक्टिव है टू क्रिएट यूनिक प्रोडक्ट करना। तो यहाँ से जो आंसर हो जाएगा आपका यही हो जाएगा, क्योंकि हमारा जो मेन मकसद है टू क्रिएट यूनिक प्रोडक्ट को हमें प्रोडक्ट क्या करना है, क्रिएट करना है। मान लीजिए हमें क्या है कि जितने भी साबुन बन रहे हैं वो सभी के सभी एक जैसे होने चाहिए, सबकी क्वांटिटी एक जैसी होनी चाहिए। और ऐसा ना हो कि साबुन बनाने में कुछ और बन गया, ये भी नहीं होना चाहिए। और ये 8 क्वेश्चन है आपका, 8 क्वेश्चन है, विच इंस्ट्रूमेंट इज यूज मॉनिटर O2 CO इन फ्लू गैस। जो फ्लू गैस में जो मॉनिटरिंग की जाती है, एक मतलब मेजरमेंट किया जाता है कि ऑक्सीजन के कार्बन मोनोऑक्साइड की कितनी % मात्रा है फ्लू गैस में। क्योंकि हम उससे क्या करते हैं कि किसी भी इंडस्ट्री से डायरेक्ट इन्वायरमेंट में अगर ज़्यादा है तो ज़्यादा हम इन्वायरमेंट में डायरेक्ट रूप से उसको एग्जॉस्ट नहीं करते हैं, क्योंकि वो ज़्यादा एग्जॉस्ट कर देंगे तो क्या होगा कि जो इन्वायरमेंट है वो पॉल्यूट हो जाएगा, और ह्यूमन को भी क्या होता है, सांस लेने में ये सब प्रॉब्लम होती रहती है। और दूसरी बात ये है कि जो हमारा इन्वायरमेंट है एक डिफाइंड है, मतलब पूरे विश्व में डिफाइंड है कि हाँ इंडिया है तो इतना पॉल्यूशन कर सकता है, तो यदि पाकिस्तान है तो इतना पॉल्यूशन कर सकता है ईयर में। यदि उससे ज़्यादा करेगा तो उसको टैक्स भी देना पड़ता है। हमारा जो इन्वायरमेंट है उसको भी एक पार्ट में मतलब अलग अलग देशों में इसको विभाजित कर दिया गया है कि हाँ जैसे मान लीजिए जैसे ज़मीन पर है तो ज़मीन पर हमारा डिफाइंड है कि हमारा जो मैप है इस तरह से, ऐसे ही आकाश में भी डिफाइंड होता है कि हाँ, और एयर पॉल्यूशन इससे ज़्यादा नहीं होना चाहिए, अगर इससे ज़्यादा होगा तो आपको टैक्स देना होगा। तो इसलिए हम डायरेक्ट रूप से इसलिए हम ये सब मेजरमेंट करते हैं कहीं ज़्यादा ना हो जाए। और मैं मतलब ह्यूमन बीइंग को तो प्रॉब्लम है ही, लेकिन उसका मेन तो मकसद है कि ह्यूमन को इफेक्ट ना हो पाए, ठीक है। तो इसका आंसर जो इसको मेजरमेंट करने का जो इक्विपमेंट है वो आपका कंबस्टन एनालाइजर है। लेकिन कुछ बुक में फायराइट भी दे दिया है, तो फायराइट O2 + CO2 को मेजरमेंट करता है, लेकिन कंबस्टन है जब कार्बन मोनोऑक्साइड को मेजरमेंट करता है। तो इसका ऑप्शन हो जाएगा आपका कंबस्टन एनालाइजर। और 9 क्वेश्चन है आपका लक्स मीटर इज यूज टू मेजर। जो लक्स मीटर है आपका किसी भी मतलब कि सरफेस पर मान लीजिए इल्यूमिनेशन को मेजरमेंट करता है, इल्यूमिनेशन लेवल क्या है, किसी भी आप पढ़ रहे हैं तो वहाँ की कितनी इल्यूमिनेशन है, आपको इल्यूमिनेशन लक्स मीटर आता है, आप उससे मेजरमेंट कर सकते हैं। तो ये हो जाएगा आपका इल्यूमिनेशन लेवल। और 10 क्वेश्चन है, फॉर द सीमेंट प्लांट द पैरामीटर किलोवाट आवर पर एमटी ऑफ क्लिंकर इंडिकेट्स। इसका आंसर हो जाएगा एनर्जी इंडेक्स पैरामीटर। मैं इसको लगा क्या है कि
टाइम कम होने के कारण मैं इसको ज़्यादा एक्सप्लेन नहीं कर रहा हूँ। अब 11th क्वेश्चन है, एनर्जी मैनेजर शुड बी वेल वर्स्ड विथ। तो एनर्जी मैनेजर जो है वो मैनेजरियल रूप से तो उसको मैनेजमेंट करना ही है, उसको इसके साथ साथ टेक्निकल भी स्किल होनी चाहिए कि वो टेक्निकल पॉइंट ऑफ व्यू से हर एक इक्विपमेंट को एनालाइज कर सके। तो इसका आंसर हो जाएगा मैनेजरियल एंड टेक्निकल स्किल होना चाहिए। मैनेजरियल मतलब उसको मैनेजमेंट कर सके, टेक्निकल मतलब कि मान लीजिए किसी भी इक्विपमेंट में क्या है कि इनपुट आउटपुट को मेजरमेंट कर सके और लॉसेस कितना है ये पता हो जाए, तो उसी के अकॉर्डिंग हम उसको मैनेजमेंट करेंगे कि हाँ ज़्यादा लॉसेस है, इसको हटाओ या फिर रिपेयर करो किसी मशीन को। और 12 क्वेश्चन है आपका, एंड एनर्जी पॉलिसी डज नॉट इंक्लूड। तो ये इसका आंसर हो जाएगा फ्यूचर प्रोडक्शन प्रोजेक्शन। और 13 क्वेश्चन है आपका, नॉन कॉन्टैक्ट स्पीड मेजरमेंट कैन बी कैरीड आउट बाई। जैसे आपको पता होगा कि जो हमारा स्पीड टेकोमीटर के द्वारा मेजरमेंट करते हैं, किसी भी आपने एक्सपेरिमेंट किया होगा तो उसमें क्या होता है, आपको किसी भी मोटर के शाफ्ट पर लगा कर उससे मेजरमेंट किया जाता है। लेकिन यहाँ पर नॉन कॉन्टैक्ट है तो टेकोमीटर कॉन्टैक्ट नॉन कॉन्टैक्ट दोनों टाइप का होता है, लेकिन यहाँ पर स्ट्रो क्रॉप्स हो जाएगा आंसर, क्योंकि टेकोमीटर को इसलिए नहीं लगा सकते क्योंकि वो दोनों टाइप्स का है, कॉन्टैक्ट टाइप का भी होता है और नॉन कॉन्टैक्ट टाइप का होता है। लेकिन यहाँ पर पूछा किया गया नॉन कॉन्टैक्ट स्पीड इज, तो यदि स्ट्रो क्रॉप अगर नहीं होता तो टेकोमीटर लगा देते हैं। और 14 क्वेश्चन है, द टूल्स यूज्ड फॉर परफॉर्मेंस असेसमेंट एंड लॉजिकल इवैल्यूएशन ऑफ इवेनेस ऑफ फॉर इम्प्रूवमेंट इन एनर्जी मैनेजमेंट एंड ऑडिट इज। तो ये इसका हो जाएगा आंसर बेंच मार्किंग हो जाएगा। जो बेंच मार्किंग होता है आपका किसी भी कंपनी में क्या करता है कि वो प्रोडक्ट को मेजरमेंट करता है कि यह किस प्रोडक्ट का किस क्लास का है, ए क्लास का, बी क्लास का है। जैसे यदि आपने देखा होगा कि क्वालिटी अलग अलग होती है सभी की, नंबर 1 नंबर 2 ए ग्रेड बी ग्रेड ऐसे होता है। तो क्वेश्चन नंबर 15 में देखता हूँ। 15 क्वेश्चन है, इंफ्रारेड थर्मोमीटर इज यूज टू मेजर। जो इंफ्रारेड थर्मोमीटर है वो मेजरमेंट करता है आपको जैसे सरफेस टेम्परेचर को मेजरमेंट करने के लिए। जैसे आपको इस समय क्या है कि कोविड टेस्ट के लिए भी आपका टेम्परेचर मेजरमेंट के लिए जो मेजरमेंट यूज होता है वो इंफ्रारेड थर्मोमीटर ही होता है एक प्रकार का। तो लेकिन यहाँ पर ये हमारा क्या है, हमारा सब्जेक्ट है एनर्जी मैनेजमेंट, तो उससे तो मतलब है नहीं। लेकिन कुछ बुक में कुछ जगह देख रहे हैं कि सरफेस टेम्परेचर को टिक किए हुए हैं। सरफेस टेम्परेचर से तो कोई मतलब है ही नहीं कि, तो हमें क्या करना है कि इसमें फ्लू गैस के टेम्परेचर को मेजरमेंट किया जाता है, क्योंकि हम सरफेस टेम्परेचर तो मेजरमेंट करता है, लेकिन सरफेस टेम्परेचर का मेजरमेंट करने से इसमें कुछ फ़ायदा है। हमारा सब्जेक्ट रिलेटेड है मैनेजमेंट करना है, उसमें ये जो सब्जेक्ट है उसमें फ्लू गैस टेम्परेचर को मेजरमेंट करेंगे किसी भी इंडस्ट्री में जाकर, अपना टेम्परेचर थोड़ा मेजरमेंट करेंगे जाकर। 16 है, फाइंड आउट द ऑड अमंग द फॉलोइंग चॉइस फॉर फ्यूज सब्स्टिट्यूशन फॉर इंडस्ट्रियल सेक्टर इंडिया में क्या हो रहा है कि अब जहाँ पर सॉफ्ट कोक यूज हो रहे थे, सॉफ्ट कोक यूज हो रहे थे, वहाँ पर अब एलपीजी का यूज होने लगा है। आपने देखा होगा कि अब तो जो आपकी कार है उसमें भी एलपीजी का यूज हो रहा है कहीं कहीं। तो यहाँ पर एलपीजी फॉर सॉफ्ट कोक हो जाएगा आंसर आपका। और 17 क्वेश्चन है आपका, एयर वेलोसिटी इन डक्ट्स कैन बी मेजर्ड बाय यूजिंग एंड मैनोमीटर। जो आपकी एयर वेलोसिटी किसी भी डक्ट में मेजरमेंट करने का जो इंस्ट्रूमेंट है मैनोमीटर से मेजरमेंट करते हैं। और दूसरा है कि इस ऑप्शन में आपका पिटोट ट्यूब से भी मेजरमेंट करते हैं। यानी आपको किसी भी मान लीजिए जैसे कि आपका मशीन है, ठीक है, ट्रांसफार्मर मान लीजिए, ट्रांसफार्मर में क्या होता है कि आपको मेजरमेंट करना होता है कि कूलिंग के लिए
कूलिंग करना होता है उसको, तो उसमें आपने फ़ैन देखा होगा तो फ़ैन चलता रहता है, तो वो एयर की वेलोसिटी को मेजरमेंट करते हैं, कितनी इसकी वेलोसिटी है, कितने रेट से हमें हीट को रिमूव करना है बाहर। तो आपका पिटोट ट्यूब से भी मेजरमेंट किया जाता है और मैनोमीटर से भी यूज किया जाता है। मैं इसके बारे में ज़्यादा डिस्कस नहीं करने जा रहा हूँ यहाँ, लेकिन यहाँ पर 18 है हैविंग एन एनर्जी पॉलिसी। तो एनर्जी पॉलिसी इसमें जो ऑप्शन होगा, ऐड द लिस्ट ऑफ द नंबर ऑफ पॉलिसी। जो एनर्जी पॉलिसी होता है वो मतलब जोड़ता ही तो है कोई भी, जैसे मान लीजिए नंबर ऑफ लिस्ट ऑफ पॉलिसी, जो एनर्जी पॉलिसी है वो आपका नंबर ऑफ लिस्ट ऑफ पॉलिसी ही है। जैसे मान लीजिए किसी की आपने कभी भी कंपनी की किसी पॉलिसी पढ़ा होगा, तो उसमें क्या होता है, एक नंबर ऑफ कई पॉलिसी होती हैं, ये है वो है, अब इतनी एनर्जी मैनेजमेंट करना है, ये इसकी ये पॉलिसी है। तो ऐड टू द लिस्ट नंबर अदर पॉलिसी को, उसमें अगर कोई और पॉलिसी है तो उसको हम ऐड कर सकते हैं उस लिस्ट में। जो एनर्जी पॉलिसी होता है वो एक लिस्ट ही होती है किसी भी कंपनी की। और किसी भी अगर जॉब करेंगे तो आपको पॉलिसी पहले आपको आप अलग अलग से, जैसे वेबसाइट पर जाते हैं तो उसकी अलग अलग पॉलिसी होती है, आपने अगर देखा होगा तो वहाँ पर अलग अलग पॉलिसी होती है। और 19 है आपका एनर्जी ऑडिट रिक्वायर्स। एनर्जी जो इसका एनर्जी ऑडिट रिक्वायर्स है वो कन्वर्टिंग ऑल द एनर्जी यूज टू सिंगल यूनिट, इसका आंसर हो जाएगा आपका। और क्योंकि आपका एनर्जी ऑडिट का मतलब ही होता है कि सभी कन्वर्ट करना एक ऑल द एनर्जी यूज को टू सिंगल यूनिट में कन्वर्ट करके उसको एनालिसिस किया जाता है कि अब इसके जैसे हमें किसी भी ऑडिट करना होता है तो पहले हम किसी कंपनी में तो हम अलग अलग इक्विपमेंट के ऑडिट करते हैं, इसकी इनपुट इतनी है, आउटपुट इतनी है, और इसकी लॉसेस इतनी है, मान लीजिए फ़ैन की इतनी है, और आपका ट्यूबलाइट की इतनी है, और पंप मतलब आपके घरों में जैसे समरसेबल कितनी है। तो सबको हम बाद में क्या करते हैं कि लॉसेस और इनपुट आउटपुट को करके एक सिंगल यूनिट में, मतलब उसको एक सिंगल यूनिट में ऐड करते हैं कितनी लॉसेस हो रही है हमारे घरों में, तो इसको इतना कितना कम किया जा सकता है। तो कन्वर्टिंग ऑल द एनर्जी यूज टू ए सिंगल यूनिट। विच ऑफ द 20 क्वेश्चन है आपका, विच ऑफ द फॉलोइंग रिक्वायर्ड डिटेल एंड ट्रायल एक्सपेरिमेंट्स। जो इसका ऑप्शन हो जाएगा आपका डिटेल एनर्जी ऑडिट में हो जाएगा, जो कि डिटेल एनर्जी ऑडिट में ये 3 फेज में होता है आपका डिटेल एनर्जी ऑडिट। आपका पहला तो होता है प्रिलिमिनरी एनर्जी ऑडिट होता है, दूसरा होता है आपका ऑडिट, तीसरा पोस्ट ऑडिट होता है आपका प्री ऑडिट, ऑडिट, पोस्ट ऑडिट। तो इसमें जो ऑडिट में होता है, ऑडिट में क्या किया जाता है कि वो किसी भी इक्विपमेंट को ट्रायल किया जाता है, उसको मान लीजिए कि उसको मतलब ट्रायल का मतलब कि उस पर एक्सपेरिमेंट किया जाता है, उसको चलाकर। जैसे मान लीजिए कि कोई भी जैसे मान लीजिए घरों में फैन को देखना है तो उसको 24 घंटे, किसी 1 घंटे 4 घंटे उसको चला देंगे, उसके बाद इनपुट उसको मेजरमेंट करेंगे कि इसकी इनपुट कितना है। वो ट्रायल और एक्सपेरिमेंट आपका डिटेल एनर्जी ऑडिट में ही किया जाता है, प्रिलिमिनरी एनर्जी ऑडिट में नहीं किया जाता। प्रिलिमिनरी एनर्जी ऑडिट में ये देखा जाता है कि वो चलते चलते ही देख लेते हैं। मान लीजिए घरों में देखना है, हाँ पंखा फ़ैन ऑन किए, फ़ैन यदि देख रहे हैं कि सही चल रहा है, स्पीड की सही है, चलो सही है, इसमें लॉसेस नहीं है। मान लीजिए कोई फ़ैन ऑन किए, वो मान लीजिए स्पीड देख रहे हैं कि किसी एक फ़ैन की तो बहुत ज़्यादा है, इसकी फ़ैन की थोड़ी कम है, तो ये हमको लगेगा कि यार इसमें कुछ फॉल्ट है। तो मैं देखूंगा सबसे पहले कैपेसिटर चेंज करूंगा कि कैपेसिटर चेंज करके देखता हूँ, क्योंकि वो इकोनॉमिकली से ज़्यादा है नहीं। कभी यदि कैपेसिटर से काम चल जाएगा तब तो ठीक है, तब भी देखेंगे स्पीड अगर नहीं बढ़ा तो देखेंगे यार इसमें तो वाइंडिंग की कमी है, लगता है वाइंडिंग जली होगी। तो इस तरह से होती है। मैं कहाँ से कहाँ मैं जा रहा हूँ। 21 है एन एनर्जी ऑडिट टीम इज फाइनलाइज्ड ड्यूरिंग। जो फाइनलाइज्ड करता है आपका वो पोस्ट ऑडिट में, लास्ट में जो पोस्ट ऑडिट में ही होता है इसकी पोस्ट ऑडिट। क्योंकि पहले तो जो डिटेल एनालिसिस होती है, डिटेल ऑडिट होता है, वो आपका प्री ऑडिट होता है, ऑडिट फिर पोस्ट ऑडिट लास्ट में होता है। पोस्ट ऑडिट में आपका पूरा डिफाइन होता है, एक मैप बना, मतलब एक आपका ग्राफ के थ्रू
एनालिसिस किया जाता है, कितना इनपुट है कितना आउटपुट है। ट्वेंटी थ्री है, ए मोटर विथ 10 किलोवाट रेटिंग इन इट्स नेम प्लेट विल ड्रा इनपुट पावर ऑफ 10 किलोवाट एट फुल लोड। जो आपका किसी भी इक्विपमेंट की जो रेटिंग होती है वो रेटिंग आपकी फुल लोड पर होती है कि उसकी रेटिंग इतना है, तो वो फुल रेटिंग पर ही होती है। जैसे मान लीजिए कि आपके फैन की स्पीड कुछ चार, मान लीजिए कि हमारी फैन की स्पीड है और 450 आरपीएम है, तो 450 आरपीएम तभी चलेगी जबकि उसकी रेटिंग 220 वोल्ट आप सप्लाई देंगे तभी उतना होगी। तो वो एक जितने वाट की है तो फुल लोड पर होगी, यहाँ पर फुल लोड पर होगा। एक मोटर, इस केस में अगर मोटर की रेटिंग है तो वो ड्राग तभी करेगा जब वो 10 किलोवाट, तभी वो आपका होगा जब वो फुल लोड पर होगा। 24 है आपका, 24 है, दी ऑब्जेक्टिव ऑफ एनर्जी मैनेजमेंट है। जो एनर्जी मैनेजमेंट का जो ऑब्जेक्टिव होता है, मिनिमाइज एनर्जी कॉस्ट, मिनिमाइज इन्वायरमेंटल इफेक्ट। तो ये यहाँ पर दोनों हो जाएगा क्योंकि हमें दोनों देखना है, कॉस्ट भी हो, इन्वायरमेंट में ज़्यादा इफेक्ट भी ना हो। अगर ज़्यादा इफेक्ट होगा तो वुमेन को प्रॉब्लम है ही और टैक्स अलग से देना पड़ेगा। वो आपका एक ऑर्गेनाइजेशन बना होता है, इन्वायरमेंट ऑर्गेनाइजेशन, वो उस टैक्स करेगा इंडिया को।